गणितीय आगमन के बाद सम्मिश्र संख्याओं को जानेंगे। तो आज का अपना चैप्टर सम्मिश्र संख्या है। संख्याओं से तो हम पहले से ही परिचित हैं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के हमने विभिन्न प्रकार भी देखे हैं। वास्तविक संख्याओं की जानकारी हमें है। वास्तविक संख्याओं को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जहाँ पर आपने देखा है परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, विभिन्न प्रकार की संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। लेकिन अपने संख्या वर्ग में एक नई संख्या जुड़ने जा रही है और वह है सम्मिश्र संख्या। तो हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या से हमारा क्या आशय है। सबसे पहले जो चैप्टर अपना है उस चैप्टर में हमें क्या समझाया जा रहा है, उस बात को भली प्रकार से जान लेना आवश्यक है। तो हमें समझना है सम्मिश्र संख्या। तो यहाँ पर संख्या से तो हम परिचित हैं, केवल सम्मिश्र शब्द का मतलब जान लेना चाहिए। तो जानते हैं, सबसे पहले आपके पास केवल धनात्मक संख्याएं थी। धनात्मक संख्याएं केवल जब आपके पास थी तो एक इक्वेशन आता है x + 1 = 0। आप इसे सॉल्व करना चाहते हो, अर्थात x का वह मान ज्ञात करना चाहते हो जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। अर्थात लेफ्ट में x के स्थान पर लगाने पर राइट के इक्वल वैल्यू आ जाए। तो वो मान क्या है, पश्चातांतर करने पर हमें पता चलता है कि -1 है। यदि हम ऋणात्मक संख्याओं से परिचित नहीं होते तो क्या इस इक्वेशन का हल ढूंढ पाते? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं ढूंढ पाते। तो हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हुई, तभी हमने धनात्मक संख्याओं के बाद ऋणात्मक संख्याओं के अस्तित्व को जाना। अर्थात हमारे मन में ये विचार आया, ये जिज्ञासा हुई कि ऋणात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात किसी भी बीजीय समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास केवल धनात्मक संख्याएं होना पर्याप्त नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं भी होनी चाहिए। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यदि आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होगा। तो हमें आवश्यकता हुई इस प्रकार के समीकरणों का हल ज्ञात करने की, तो ऋणात्मक संख्याएं अस्तित्व में आ गई। आवश्यकता नहीं होती, ऋणात्मक संख्याएं अस्तित्व में नहीं आती। अब हमें आवश्यकता हो रही है, जैसे एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। हम प्रत्येक बीजीय समीकरण को हल करना चाहते हैं। हल करने के लिए हमें अपने जो संख्या सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, उसके अंतर्गत अलग प्रकार की संख्याओं की वृद्धि करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए x² = -1, तो x की वैल्यू आती है ±√-1। परंतु ऐसी किसी भी वास्तविक संख्या का अस्तित्व नहीं है जिसके वर्ग का मान -1 हो जाए। जैसे मान लीजिए आप वर्गमूल 4 का लेते हो तो क्या आ जाता है, 2। इसका मतलब 2 का वर्ग है 4। कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग होती है तभी तो उसका वर्गमूल फाइंड होता है। जिसका वो वर्ग होती है वही उसका वर्गमूल होता है। और हमने देखा है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या होता हो। वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है, जबकि यहाँ पर वर्ग हमें ऋणात्मक संख्या चाहिए। 2 का वर्ग 4 होता है, तभी तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो -1 किसी वास्तविक संख्या का वर्ग होना चाहिए, तभी तो -1 का वर्गमूल वह संख्या बन जाए। परंतु हमें पता है कि कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी है ही नहीं जिसका वर्ग ऋणात्मक आ जाए। तो हमें अपने नंबर सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका वर्ग ऋणात्मक भी आए, ऐसी संख्याएं चाहिए। तो वो संख्याएं वास्तविक तो हो नहीं सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का वर्ग तो धनात्मक होता है। तो वो संख्याएं फिर कैसी मानी जाएंगी? तो गणितज्ञ आयलर, जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसियन मैथमेटिशियन आयलर,
क्या नाम था उनका? आयलर। भयमुक्त होकर के अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गणित पढ़ने का विषय कदापि नहीं है, केवल अंडरस्टैंडिंग, समझने का विषय। गणित को समझा जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। तो आप समझने की कोशिश करें। आयलर के दिमाग में एक विचार आया कि इस प्रकार के बीजीय समीकरणों को हल करने के लिए हमें ऐसी संख्याओं की आवश्यकता है जिनके वर्ग का मान ऋणात्मक होना चाहिए। उन संख्याओं को उन्होंने काल्पनिक संख्याओं का नाम दे दिया, अधिकल्पित संख्याओं का नाम दे दिया, इमेजिनरी नंबर्स कहते। तो काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनके वर्ग का मान एक ऋणात्मक संख्या आता है, वो क्या कहलाती हैं? काल्पनिक कहलाती हैं। और जिनके वर्ग का मान एक धनात्मक संख्या आता है, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। समझ गए ना? दो भागों में बट गई। यदि इन दोनों को मिला दें, वास्तविक और काल्पनिक दोनों को ही सम्मिलित कर दें, तब एक समुच्चय जो प्राप्त होगा, जिसके अंतर्गत वास्तविक भी आएंगी, काल्पनिक भी आएंगी, इनके योग, अंतर, गुणन, भाग, इन पर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको पता है कि संख्याएं समवर्ग नियम का पालन करती हैं। संख्याओं के समुच्चय, अगर संख्याओं का समुच्चय ले लिया जाए कोई भी, और आप संख्याओं के साथ कोई ऑपरेशन करो, तो प्राप्त रिजल्ट भी संख्या ही आएगा। लेकिन जब नेचुरल नंबर की बात चलेगी तो n में समवर्ग नियम देखा जाएगा, z की बात चलेगी तब z में समवर्ग देखा जाएगा। लेकिन यह बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर की चल रही है, सम्मिश्र संख्याओं की चल रही है। आज का जो चैप्टर है वो आपका सम्मिश्र संख्याएं है। सम्मिश्र संख्या कैसी है? सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है, इसके अंतर्गत जितनी भी संख्याएं हैं जिसको आप संख्या कह रहे हैं वो इसके अंतर्गत होगी, भले ही वो काल्पनिक है, भले ही वो वास्तविक है, या वो दोनों के योग से प्राप्त है, या वो दोनों के अंतर से प्राप्त है, या गुणन से प्राप्त है, कोई भी ऑपरेशन से प्राप्त है, तो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। संख्या जो भी होगी वो सम्मिश्र से बाहर नहीं हो सकती है। एट लास्ट यही सब क्लियर। जब आपको पता है कि किसी प्रकार की संख्या सम्मिश्र हो सकती है, तो ऐसा एक भी बीजीय समीकरण नहीं होगा जिसका हल हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। प्रत्येक बीजीय समीकरण का हल हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम उन्हीं बीजीय समीकरणों का हल प्राप्त कर सकते थे जिनका हल वास्तविक संख्याएं होता था, अर्थात रियल नंबर के अंतर्गत होता था। काल्पनिक होता था। आपने द्विघात समीकरण हल किए थे कक्षा 10 में, तो विवेचक b² - 4ac कहते थे, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो आप क्या कहते थे? समीकरण के मूल काल्पनिक वो असमान, लेकिन उन्हें फाइंड नहीं कर पाते थे, केवल उनका नेचर पता लगा सकते थे, उनकी प्रकृति जान लेते थे कि मूलों की प्रकृति ऐसी है, परंतु उन्हें फाइंड नहीं करते। फाइंड तो केवल आप वास्तविक मूलों को ही कर पाते थे। लेकिन अब हम चाहे मूल काल्पनिक हो, चाहे मूल वास्तविक हो, सम्मिश्र कैसे भी हो, सम्मिश्र से बाहर नहीं जाएगी कोई भी संख्या, हम किसी भी प्रकार के समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो संख्या सिस्टम में वृद्धि क्यों की गई? क्योंकि हमने देखा इस प्रकार के समीकरण आ गए थे जिनकी मूल हम ज्ञात नहीं कर पा रहे थे, तो हमें आवश्यकता हुई थी नंबर सिस्टम को बढ़ाने। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया है? r से, नेचुरल नंबर को n से, इंटीजर नंबर को z अथवा i से। तो इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं c से। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको पता है समुच्चय कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डिनोटेड बाय c। किससे डिनोट करोगे? c से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मानक रूप है वो क्या होता है ये जान लेते हैं सबसे पहले। इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो सबसे पहले जाना है इसका मानक रूप। मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म।
मानक रूप होता है इसका a प्लस आयोटा b कहें या इसको a प्लस b आयोटा। आयोटा को भले हम b से पहले लिख सकते हैं, b के बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर समझ लेना चाहिए a क्या है और b क्या है और आयोटा क्या है। इसे मैं आयोटा बोल रहा हूँ, ये i नहीं है। यहाँ पर a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर ये सिंबल है आपका आयोटा, ये मात्र एक संकेत है। क्या है ये? संकेत, सिंबल, प्रतीक। ये सिंबल है, किस बात का सिंबल है? √-1 का सिंबल है। √-1 को फ्रांसीसी गणितज्ञ आयलर ने इस सिंबल से व्यक्त किया है, अर्थात -1 के वर्गमूल को उन्होंने आयोटा से मान लिया है। आयोटा क्या है? ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक वर्णमाला, जो यूनान देश की वर्णमाला होती है, ग्रीक वर्णमाला, उसके अंतर्गत विभिन्न लेटर्स है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई, एक्स, वाई, न्यू, न्यू, रो, तमाम है। उनमें से ही एक लेटर लिया गया है आयोटा। तो आयोटा यहाँ पर क्या है? एक संकेत है और इसको क्या कहते हैं हम? आयोटा। इसको कहते हैं आयोटा। ये आपका कहलाता है अक्षर आयोटा। जैसे आपको पता है ये अक्षर क्या कहलाता है? पाई। लेकिन ये किसके लिए लिया गया है? 22/7 के लिए। 22/7 के लिए लिया गया है, सिंबल ही तो है। ऐसे ही यहाँ पर ये किसके लिए लिया गया है? √-1 के लिए लिया गया है। क्लियर होगी बात? तो इसके द्वारा हम किसी भी ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे। तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? +- आयोटा हो जानी चाहिए। समझ में आ गई बात? अब मान लीजिए हमें वर्गमूल फाइंड करना है -4 का, तो इससे पहले तो ज्ञात नहीं कर पाते थे। अब हम क्या करेंगे? इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 4 × -1 ऐसे लिख सकते हैं और तब अलग अलग कर देंगे वर्गमूल। तो √4 √-1 ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका तो आप जानते ही है, तो इसका आ गया 2 और इसका एक सिंबल दे दिया है आयलर ने, तो इसे क्या लिख दोगे? आयोटा। तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल है जो -4 का, वो क्या आ जाएगा? 2 आयोटा। समझ में आ गया? जैसे आपको फाइंड करना है वर्गमूल -9 का, तो अब आप सीधे समझदार हो गए हो कि माइनस को तो आयोटा लगा करके अलग कर सकते हो। तो इसे आप सीधा लिख सकते हो √9, इसके लिए आयोटा अलग कर दोगे, √-1 अलग कर दिया और इसका लिख दोगे 3 आयोटा। अब तो आप ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो गए हो, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है तो अपने आप प्रोग्रेस नजर आती है। अब आपके लिए जैसे √-1 को लिया जाता है तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे, अब तो इंटेलिजेंट हो गए। क्या अगर ऋणात्मक संख्या आती है तो सीधी आयोटा लगा देनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आयोटा यहाँ क्या बताएगा आपका? आयोटा ये बताएगा कि ये संख्या काल्पनिक है। आयोटा वाला भाग आ गया, तो आयोटा यहाँ किससे माना गया है? अधिकल्पित संख्या को, काल्पनिक संख्या को। ये काल्पनिक मूल है जिन्हें हम छोड़ दिया करते थे। समझ में आ गई बात? तो ये समस्या किसके सामने आई थी? गणितज्ञ आयलर के सामने। सबसे पहले किसके सामने आई थी? आयलर के सामने। तो आयलर ने इससे किसे व्यक्त कर दिया? प्रतीक आयोटा के द्वारा, ग्रीक लेटर के द्वारा। आप सोच रहे होंगे आयोटा से ही क्यों व्यक्त कर दिया? ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो किसी और से भी व्यक्त कर सकते थे तो हम उसको मानते। इस बात से हमारा कोई मतलब थोड़ा ही है। हमारा तो मतलब इस बात से है कि ये √-1 के लिए संकेत है। यहाँ पर भी हमारा मतलब इस बात से था कि पाई 22/7 के लिए एक सिंबल है। जब कुछ बच्चे इसे उल्टा समझ बैठते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई में कहाँ से वैल्यू आ गई? अक्षर में कहाँ से वैल्यू आ जाती है? अक्षर में वैल्यू आएगी तब तो फिर थीटा में भी आनी चाहिए, फाई में भी, अल्फा में भी, सब में आ जानी चाहिए। अलग अलग अक्षरों की अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पहले हमें अपनी समझ सुधार करनी है। समझ सुधार करने से हमें ये पता करना है कि 22/7 को एक सिंबल दिया गया है पाई। समझ गए ना? क्यों दिया गया? संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस की समस्या को समाप्त करने के लिए, जिसके कारण हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पा रहे थे, एक सिंबल दे दिया गया है आयोटा।
वास्तव में तो हम मूल फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक मूल तो वो है जिन्हें हम वास्तव में फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो मूल केवल काल्पनिक है, समझ गए ना। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आपकी इस प्रकार की दो संख्याएं ले लेता हूं मैं, -2, और दूसरी संख्या ले लेता हूं √ में -3, और आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए ट्राइकोटोमी रूल के अकॉर्डिंग, आपको ये रूल पता है ट्राइकोटोमी क्या होता है? ट्राइकोटोमी रूल, ट्राइकोटोमी रूल ये होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य 3 चिन्हों में से एक सदैव रहता है, या तो युगल का रहेगा, या लेस देन का रहेगा, अथवा ग्रेटर देन का। यानी ये 3 चिन्ह होते हैं आपके, युगल, ग्रेटर देन या लेस देन। कोई भी दो संख्याएं आप लिख लो, कोई भी दो संख्या वास्तविक संख्याओं में से, इन चिन्हों में से एक चिन्ह अवश्य ही आएगा उनके मध्य। आप लिख के देखें, जैसे रियल नंबर से आपने लिख दिया 5, 7, तो इनमें से कोई एक चिन्ह आ जाएगा इनके बीच। क्या आ गया? ये आ गया। अगर आप दोनों ओर समान लिख देते हो, इधर लिख देते हो 5, इधर भी लिख देते हो 5, ये आ जाएगा। आप अगर मान लीजिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 लिख देते हो, तब ये आ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी दो वास्तविक संख्या लिखें और उनके मध्य कोई न कोई चिन्ह नहीं आए, अवश्य आएगा। परंतु यहाँ पर इनके मध्य में चिन्ह निर्धारित नहीं किया जा सकता है, केवल युगल का चिन्ह लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है? जब वो समान होंगी, तब युगल का साइन तो आ सकता है। दो काल्पनिक संख्याएं, या ये कहूं सम्मिश्र संख्याएं, क्यों सम्मिश्र क्यों कहूं काल्पनिक? मैं तो सम्मिश्र वास्तविक को भी कह सकता हूँ, काल्पनिक को भी कह सकता हूँ, जो प्रत्येक संख्या को एक सम्मिश्र संख्या कह सकता हूँ। तो बताओ ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो सम्मिश्र नहीं हो। सभी काल्पनिक भी सम्मिश्र है, सभी वास्तविक भी सम्मिश्र है, जो भी संख्या है वो सम्मिश्र के अंतर्गत तो है। ये आपको पता है, पहले से भी पता है कि मैं सभी इंटीजर को रियल कहता हूँ, सभी इरेशनल, रेशनल, नेचुरल जो भी है सब रियल है। तो इसी प्रकार से जब संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय C है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है? सभी कॉम्प्लेक्स है। सभी का जो रूप है वो a+i हो जाएगा। ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो अभी बताऊंगा मैं। अगले स्टेप पे जाऊंगा तब क्लियर करूंगा कि यहाँ इसका क्या मतलब है। इससे पहले ये देख लें कि आपको ट्राइकोटोमी रूल पता है। ट्राइकोटोमी रूल क्या होता है कि 3 चिन्हों में से एक चिन्ह अवश्य ही रहता है। ये ट्राइकोटोमी रूल क्या रहता है? ये आपने बहुत छोटी क्लास में ही पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन इनके अंतर्गत आप लेस या ग्रेटर का चिन्ह नहीं लगा सकते। तो इसका अर्थ ये हुआ सी के अंतर्गत कहूं या ये कहूं काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑर्डर रिलेशन नहीं होता। ये कौन सा संबंध कहलाता है? लेस ग्रेटर का चिन्ह लगाना क्रम संबंध कहलाता है। संख्याओं के मध्य कौन सा संबंध कहलाता है? क्रम संबंध, ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। आप जानते हो ऑर्डर रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन का मतलब किस ऑर्डर में लगाएंगे? कौन से क्रम में लगाएं? आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम, दो क्रम होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही अथवा अवरोही क्रम में इन्हें नहीं रखा जा सकता है, यही क्रम संबंध कहलाता है। तो क्रम संबंध दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन सा? आरोही और अवरोही। तो वास्तविक संख्याओं को आप आरोही अथवा अवरोही क्रम में रख सकते हो, परंतु काल्पनिक संख्याओं को आप आरोही अथवा अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। आप ये तय नहीं कर सकते कि इनमें कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। ये बात क्लियर हो गई है आपकी? समझ में आ गया? ये नहीं पता चलेगा वो काल्पनिक है, वास्तव में वो है ही नहीं, और जो काल्पनिक है उसमें क्रम संबंध नहीं होता है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? अब आगे समझते हैं। मानक रूप, क्या तात्पर्य है मानक रूप से? मानक रूप से हमारा तात्पर्य है सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। सम्मित संख्या का वास्तविक रूप क्या है? सरलतम रूप। तो सम्मित संख्या को आयलर ने किससे रिप्रेजेंट किया? जेड से, स्मॉल जेड से, कैपिटल नहीं। कैपिटल के लिए तो इंटीजर नंबर का सेट होता है, आप पहले से जानते हो। स्मॉल जेड से माना, और जेड का जो मानक रूप माना उन्होंने इस प्रकार से माना a+bi होगा।
मैंने अभी बताया आयोटा बी और बी आयोटा ए की बात है। आयोटा वाला भाग है एक, बिना आयोटा वाला भाग है ए बी। यहाँ पर दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अक्ष पर, ग्राफ पर, वक्र पर केवल वास्तविक संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं, काल्पनिक को कैसे ले जाएंगे। तो केवल आयोटा ये बताएगा कि एक काल्पनिक भाग है, लेकिन वैल्यू आएगी, उसका गुणांक आएगा, कोफिशिएंट आएगा, वो तो वास्तविक ही रहेगा। तो गणितज्ञ हैमिल्टन, आयलर की बात कौन से गणितज्ञ? हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने इन्हें एक किरमित युग्म के रूप में लिख दिया, ऑर्डर पेयर के रूप में लिख दिया। तो किरमित युग्म के रूप में लिखेंगे तो हमें पता है कि कोई भी किरमित युग्म किसी तल में एक बिंदु को व्यक्त करता है, किसी बिंदु के निर्देशांकों को ही किरमित युग्म के रूप में लिखा जाता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो उन्होंने इसे ऐसे लिख दिया हैमिल्टन ने, ए बी एक ऑर्डर पेयर बन गया। ऑर्डर पेयर बन गया तो ये बिंदु किसी तल में स्थित होगा, तो तल में कहाँ है? तो इसके लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष चाहिए। तो यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो तो ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये आप पहले से जानते हो। अब एक्स अक्ष को तो उन्होंने मान लिया था वास्तविक अक्ष, ऐसा अक्ष माना था वास्तविक अक्ष, रियल एक्सिस मान लिया। और वाई अक्ष को उन्होंने माना था काल्पनिक अक्ष। अभी आपको मैं बता चुका हूं, संख्याएं दो भागों में बट गई है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक वो है जिसका वर्ग पॉजिटिव है, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है। काल्पनिक वो है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। समझ में आ गई बात? तो स्क्वायर परीक्षण लगा रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर टेस्ट से पता चल रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो काल्पनिक अक्ष मान लिया वाई को, इसको मान लिया एक्स को वास्तविक अक्ष। समझना ध्यान से। अब कोई संख्या ए बी उन्होंने मान लो एक बिंदु के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दी और इसके निर्देशांक लिख दिए बिंदु के रूप में ए बी, ठीक है। जब इससे पहले आयलर ने इसे मानक रूप में लिखा था ए प्लस बी आयोटा के रूप में, हैमिल्टन ने एक बिंदु के रूप में लिख दी, तो ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसका मतलब क्या है? एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो होती है वो वाई निर्देशांक अर्थात कोटि कहलाती है, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो उसका भुज कहलाती है। ये आप पहले से जानते हो। ये निर्देशांक क्या हो जाता है? कोटि ऑर्डर, और ये क्या होता है? भुज। तो आप देख पा रहे हो कि इस बिंदु की जो दूरी है कौन से अक्ष से? एक्स अक्ष से, तो कौन से निर्देशांक के बराबर होगी बताओ? बी निर्देशांक के बराबर, सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर। वैसे भी हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसी के बराबर होगी, तो ये दूरी आपकी क्या होगी? ए, और ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी। समझ में आ गई बात? यहाँ पर जो बिंदु है वो एक्स अक्ष के ऊपर होगा, तो यहाँ से ए दूरी चली गई है और बी दूरी चली नहीं जाएगी वाई अक्ष के अकॉर्डिंग, तो ये बिंदु के निर्देशांक ए जीरो ही तो हो जाएंगे। आप दूरी सूत्र भी लगा दोगे तो ए फिनिश क्या रह जाएगा? बी स्क्वायर का वर्गमूल बी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहाँ से भी आपको पता है ये दूरी नहीं चली गई है, केवल बी दूरी चली गई है, तो जीरो बी होंगे इसके निर्देशांक। आप दूरी सूत्र लगा दोगे तो बी फिनिश ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो वैसे ही समझ लो सीधा। आपको पता चल गया कि 2D के अंतर्गत, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत किन्हीं बिंदु के निर्देशांकों में जो भुज होता है वो तो उसकी वाई अक्ष से दूरी होती है, जो कोटि होती है वो उसकी एक्स अक्ष से दूरी बन जाती है। समझ में आ गई बात पूरी? तो अब आप यहाँ ध्यान से समझें, ये किरमित के रूप में आ गई, तो आप ये जो दूरी तय कर रहे हो वो तो एक वास्तविक संख्या है ए, आप तय कर सकते हो इस दूरी को। बी यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, दोनों ही कैसे है? ए और बी दोनों ही कैसे है? रियल नंबर है। रियल नंबर है तो इसे भी तय कर सकते हो आप। आयोटा तो केवल ये व्यक्त करेगा, ये व्यक्त करेगा ये काल्पनिक अक्ष पर है, परंतु काल्पनिक दूरी तय नहीं की जा सकती कभी भी। दूरी तो तय आप बी कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? दूरी आप कौन सी तय कर रहे हो? बी। आयोटा तो यहाँ केवल ये बता रहा है कि काल्पनिक अक्ष पर दूरी तय की गई है। क्लियर? तो अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि R क्रॉस R क्रिमटिवम बनेंगे जब हमें पता है ए बी प्रकार के क्रिमटिवम बनेंगे, ए रियल है बी रियल है, तो R क्रॉस R के अंतर्गत होगा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणनफल, जिसके अंतर्गत क्रिमटिवम कब बनते हैं भाई, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कार्तीय गुणनफल, तो दोनों ही रियल होंगे तो इस प्रकार का बिंदु किसके अंतर्गत आ जाएगा, R क्रॉस R के अंतर्गत आ जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू कहां पर करेगा, R क्रॉस R। फॉर ऑल ए बी के लिए चाहे कोई भी ए बी की वैल्यू लो, रियल से बाहर तो जा ही नहीं सकता है, ए बी अगर रियल है दोनों तो इससे बाहर तो जा ही नहीं सकते, फॉर ऑल ए बी के लिए इसके अंतर्गत आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि R क्रॉस R ही C है, क्यों, प्रिमिटिव के रूप में अगर हैमिल्टन ने लिख दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि R क्रॉस R ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ गई बात, तो अर्थात जो R क्रॉस R है आपका, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम सीधा ये कह सकते हैं यही कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ऑर्डर पेयर के रूप में। ऑर्डर पेयर के रूप में हम इसे मानक रूप में ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर Z से ये व्यक्त कर दिया तो A इसका क्या कहलाता है, दो भाग हो गए इसके अंतर्गत, Z के अंतर्गत, तो इसका रियल पार्ट कहलाएगा, तो जिसे शॉर्ट में लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z, फुल फॉर्म हो गई रियल पार्ट ऑफ Z, हिंदी अर्थ हो गया Z का वास्तविक भाग। Z कौन है, सम्मित संख्या, मैथमेटिकल शो कर रहे हैं रियल पार्ट, आपसे रियल पार्ट ऑफ Z, ध्यान से समझो, रियल पार्ट ऑफ Z, Z का वास्तविक भाग। बताइए क्या है वास्तविक भाग, बिना आयोटा वाला भाग है वही वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग क्या हो गया, एक। अब Z का काल्पनिक भाग देखें, दो भाग हो गए हैं इसके अंतर्गत, उसे लिखेंगे IM, केवल IM का मतलब इमेजिनरी, लोअर सफिक्स में M लगा हुआ है निम्न अनुलग्न के रूप में, तो इसका मतलब इमेजिनरी होगी, फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, पूरी लिखूंगा IM ऐसे नहीं लिखूंगा, IM ऑफ Z, Z का काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, Z का काल्पनिक भाग क्या है यहाँ पर B है, दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। आयोटा तो केवल ये बताता है कि काल्पनिक भाग का मान इतना है, मान तो हमेशा वास्तविक ही आएगा, काल्पनिक भाग है उसका मान भी एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक भाग है उसका मान भी एक वास्तविक संख्या होता है। क्यों, C क्या है, R क्रॉस R है, तो इसलिए काल्पनिक तो हो ही नहीं सकते। A और B की वैल्यू कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकती है, क्योंकि काल्पनिक दूरी को हम तय नहीं कर सकते हैं, केवल यहाँ y को काल्पनिक अक्ष माना गया है, वास्तव में y काल्पनिक नहीं है, y पर काल्पनिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि काल्पनिक को तो हम तय कर सकते, फिर तो क्रम संबंधी परिभाषित हो जाता, फिर तो हमें पता ही चल जाता कि ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। जब बड़ी छोटी का ही नहीं हमें पता है तो हम कैसे पता लगाएं कि ये संख्या कहाँ स्थित होगी, पता लगा ही नहीं सकते। पहले अपनी समझ सुधारने की आवश्यकता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर के ये मान लेते हैं कि y पर काल्पनिक संख्याएं लिखी गई हैं, x पर वास्तविक संख्याएं लिखी गई हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अक्षों पर वास्तविक संख्याएं हैं, y को केवल काल्पनिक अक्ष माना गया है, अर्थात जो आयोटा का गुणांक है वो लिया गया है y अक्ष पर। समझ में आ गई बात, आयोटा का गुणांक है वो लिया गया है y अक्ष पर, क्योंकि काल्पनिक संख्याओं में क्रम संबंध निर्धारित नहीं होता, हमें यही नहीं पता चलेगा कि इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी। √-2 और √-7 आ गया तो हमें यही नहीं पता है कि √-2 पहले आएगा कि √-7 पहले आएगा, फिर हम लिख कैसे सकते हैं। समझ में आ गया आपका, क्लियर होगी बात, तो लिखेंगे तो वास्तविक संख्याओं को ही, लेकिन आयोटा जिनके साथ है, जो आयोटा वाला भाग है वो y अक्ष पर लिखा जाएगा, जो बिना आयोटा वाला भाग है वो x अक्ष पर लिखा जाएगा। इसलिए x अक्ष को वास्तविक अक्ष कहते हैं और इसको काल्पनिक अक्ष कहते हैं, लेकिन दोनों पर ही वास्तविक संख्याएं लिखी जाती हैं, क्योंकि क्रम संबंध केवल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होता है, काल्पनिक में नहीं। और क्रम संबंध नहीं होगा तो हम बिंदु भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बिंदु के अंतर्गत हैमिल्टन ने आयोटा को हटा दिया है, आप देख पा रहे हो, आयोटा को हटा दिया है तभी तो ऑर्डर पेयर बना पाए हैं, अगर आयोटा साथ में रहता तो ऑर्डर पेयर बन ही नहीं सकते थे।
क्योंकि क्रम संबंधी नहीं है। तो हैमिल्टन ने इन्हें कृत्रिम के रूप में मान लिया है, तो इस बात को काल्पनिक भाग मान लिया है और इस बात को वास्तविक, जब दोनों ही संख्याएं वास्तविक है, जबकि दोनों ही संख्याएं यहाँ पर वास्तविक है। समझ में आ गई बात? तो जो दूसरे नंबर पे है वो वास्तविक भाग को व्यक्त करेगी और जो पहले नंबर पे लिखी हुई है, भुज के स्थान पे लिखी हुई है, वो वास्तविक भाग और यहाँ पर काल्पनिक भाग को व्यक्त करेगी। तो इसके साथ आप अलग करोगे, मानक रूप में लाओगे तो ऐसे लिख दोगे a प्लस बी आएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रिमिटिव में आपको मैं दे दूं 2 - 3, तो आप कैसे लिख दोगे इसे? 2, भाई आपको ऐसे ही लिखोगे ना, प्लस a, आपका मानक रूप क्या है? a प्लस बी आएगा। तो आप इसे ही लिखिए ना, डरते क्यों? b की जगह -3 आ गया तो -3 लगाइए, आयोटा। आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 2 - 3 आपका बन जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही? समझ में आ गई बात? अब ये कहाँ होनी चाहिए? तो निर्धारित कर दोगे आप अक्ष पर, आप x अक्ष के साथ +2 कौन से क्वाड्रेंट पे होनी चाहिए ये भी निर्धारित कर दोगे आप। क्वाड्रेंट इसका प्लस माइनस कहाँ पर होना चाहिए? 4, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो इस पे आप 2 दूरी चलोगे, तो इस पे आप 3 चलोगे नीचे की ओर, तो बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो आपका बिंदु ऐसे आ जाएगा 2 - 3। लेकिन आप आयोटा थोड़ी चल रही हो, आयोटा तो केवल ये बता रही है कि बाई अक्ष पर चलिए, आपका जो काल्पनिक अक्ष है वो बाई अक्ष माना गया है। समझ में आ गई बात? तो आयोटा तो एक संकेत है और संकेत का मतलब आप जानते हो क्या होता है? इशारा। अर्थात ये तो हमें केवल सूचित करता है, इंडिकेट देता है कि आप बाई अक्ष पर चले। बिना आयोटा वाला है तो आप एक्स अक्ष पर चले, लेकिन चलेंगे तो हमेशा वास्तविक दूरी। कंफर्म होगी बात? ठीक है। तो ये आयलर ने और इन्हें व्यक्त कर दिया प्रिमिटिव के रूप में हैमिल्टन ने। यहां तक अपनी समझ क्लियर हो जाती है? यहां तक क्लियर हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं हम सममित संख्या के गुणधर्मों को जानेंगे। तो गुणधर्मों को जानने से पहले हम इसका मापांक देख लेते हैं। मापांक क्या होता है? सममित संख्या का मापांक जान लेते हैं। मापांक जिसे कहते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस हमेशा एक धनात्मक अथवा शून्य, कैसी राशि है? धनात्मक अथवा शून्य। शून्य भी हो सकता है या धन हो सकता है, ऋण का मान कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पहले जानना पड़ेगा कि मॉडुलस है क्या। तो किसी भी सममित संख्या, जो सम्मिश्र तल है, इस तल को क्या कहा था हैमिल्टन ने? सम्मिश्र तल। तो सम्मिश्र तल के अंतर्गत जो सम्मिश्र बिंदु के रूप में लिखी जाएगी सम्मिश्र संख्या, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमेशा क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। तो मूल बिंदु वह बिंदु होता है जो दोनों अक्षों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी इस सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाएगी? मापांक कहलाती है। तो पहले मापांक को जान लें कि मापांक है क्या चीज। सम्मिश्र तल के अंतर्गत किसी भी सम्मिश्र बिंदु, सम्मिश्र संख्या का एक सम्मिश्र बिंदु होता है, तो सम्मिश्र बिंदु की मूल बिंदु से दूरी उस सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाती है। और दूरी कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकती है। आप कहोगे शून्य तो हो सकती है, यस हो सकती है। जब ये बिंदु किसी वो बिंदु पर संपाती हो जाए, इसी के ऊपर आ जाए, तो शून्य तो हो सकती है, परंतु ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती दूरी। तो इसलिए ये हमेशा धनात्मक होता है। तो मापांक की परिभाषा क्या है? मूल बिंदु से दूरी। सम्मिश्र तल में उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, अर्थात किसी सम्मिश्र संख्या को एक प्रिमिटिव के रूप में लिखा गया है और प्रिमिटिव में एक बिंदु को व्यक्त करता है, तो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को उस सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। तो आप दूरी सूत्र पहले ही जान चुके हो, कक्षा 10 में जान चुके हो। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपका? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अर्थात भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर के वर्ग के योग का वर्गमूल का धनात्मक मान। तो दूरी है, धनात्मक मान लोगे तो आप इस सूत्र को लगा दोगे। तो ये मान लो P बिंदु है, तो आपका OP का मान क्या आ जाएगा? a - 0 प्लस b - 0 का होल स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। अर्थात आपका जो मान है वो ये रह जाता है a² प्लस b²। लेकिन आप इससे पहले जान चुके हो a कौन है? रियल पार्ट ऑफ z, b कौन है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आप सीधा ये समझ गए कि रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर
अर्थात किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक उसके वास्तविक भाग एवं काल्पनिक भाग के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर। सीधा फाइंड कर दोगे ना अब तो मूल बिंदु से दूरी अर्थात उसका मापांक सीधा फाइंड कर दोगे। और मापांक को व्यक्त किससे करते हैं? मापांक को व्यक्त जैसे सम्मिश्र संख्या को z से व्यक्त किया है, सम्मिश्र संख्या को आपने किससे व्यक्त किया है? z से। ये क्या है? z है, यही तो आपकी z है। तो इसको व्यक्त करते हैं दो खड़ी लाइन से। कैसी लाइन लेके? दो खड़ी लाइन, वैसे पढ़ते हैं z का मापांक, z का मापांक मॉडुलस ऑफ z, परंतु शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं मॉड ऑफ z। इसका सिंबल मैथमेटिकल ये हो गया, मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, z का मापांक। तो मैथमेटिकल ऐसे लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे मॉड z। शॉर्ट में केवल इतना पढ़ेंगे मॉड z। समझ गए ना? तो z का मापांक, तो मॉड z आप सीधा फाइंड कर दोगे। जैसे ये आपकी संख्या है, मान लीजिए आपने z की वैल्यू ये ली है 2 - 3 आएगा, यही ले ली। आपको इसका मापांक फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? अब तो आप सीधा समझ गए हो, वास्तविक भाग का वर्ग कर दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है आपको? 2, तो आप 2 का स्क्वायर कर दोगे। b की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है? -3। क्यों? कंपैरिजन करोगे ना इससे कि b के स्थान पर कौन आ गया। प्लस तो अपनी जगह छोड़ोगे ना, प्लस को तो अपने स्थान पर ही मानक रूप में छोड़ोगे। मानक रूप माइनस से नहीं जुड़ा हुआ है, मानक रूप किससे जुड़ा हुआ है? दोनों पास प्लस से। प्लस को अपनी जगह छोड़ोगे तो आप इसको ऐसे ही तो देख पा रहे हो 2 + -3 आयोटा, यही तो हो गया। तो b की वैल्यू क्या है? -3, तभी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चली गई b की वैल्यू नेगेटिव होने से। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसका मापांक क्या आ जाएगा? 4 और 9 कितना हो गया? 13, √13 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने कहा था आपसे कि प्रत्येक संख्या एक सम्मिश्र संख्या है, तो संख्या तो ये भी है, ये संख्या नहीं है? यस, ये संख्या है, तो ये भी सम्मिश्र होनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा है कि सम्मिश्र संख्या का मानक रूप a + α b होता है, अर्थात उसके दो पार्ट होते हैं, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग। तो इसके भी दो भाग होने चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं होने चाहिए? देखो इसे लिख सकता हूं मैं 0 + 0 आएगा। a का मान क्या है? 0, b का मान क्या है? 0। -1 भी तो एक संख्या है, तो प्रत्येक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए ध्यान दीजिए, ये तो -1 वास्तविक भाग पर लिखा हुआ है, आयोटा वाला तो है नहीं इसमें पार्ट, तो -1 + 0 आएगा, यही तो होगा, यही तो आएगा। आयोटा का गुणांक ही तो 0 है। आप तुम कहोगे सम्मिश्र संख्या, ये भी एक संख्या है, ये भी तो आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आई नहीं है, पहले ही बता दिया आपको, इंग्लिश का लेटर नहीं है, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्णमाला का लेटर है, जिसमें से आपने पाई, फाई, साई, थीटा, बीटा लिए हैं। तो उसी में से एक लेटर है आयोटा, कहते हैं इसको, जो अनुरूप मनस्पंद को व्यक्त कर रहा है। तो ये भी तो एक संख्या है, तो ये भी सम्मिश्र संख्या होनी चाहिए। तो फिर इसको भी आप मानक रूप में लिखिए। बताइए a की वैल्यू क्या है? वास्तविक भाग क्या है? इसका काल्पनिक भाग क्या है? तो आप इसको लिख सकते हो 0 + 2 आयोटा। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू है यहाँ पर 2। ऐसी कोई सम्मिश्र संख्या नहीं है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक भाग नहीं हो। a की वैल्यू भी आएगी, b की वैल्यू भी होगी। आप समझ गए इस बात को क्लियर भली प्रकार से? अब बात ये आती है कि काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं दोनों ही सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत हैं, तो उन्हें अलग अलग कैसे देखा जाए? भाई प्रत्येक संख्या सम्मिश्र है। जैसे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भी थी, पूर्णांक भी थे, परमेय संख्याएं भी थी, अपरमेय संख्याएं थी, लेकिन हमने आवश्यकता अनुसार उन्हें अलग अलग देखा था। ऐसा तो नहीं था कि सभी को वास्तविक कह के काम चल जाए, ऐसा तो नहीं चला था। वास्तविक कह देंगे तो वास्तविक के लिए तो समुच्चय का हमें अंतराल रूप यूज करना पड़ रहा था, क्योंकि हमें उन्हें रोस्टर रूप में लिखना संभव नहीं था, हमारे लिए लिख नहीं पा रहे थे। हमें ये पता नहीं चल पा रहा था प्रेडिसेसर कौन है और सक्सेसर कौन है, तुरंत बाद में आने वाला, तुरंत पहले आने वाली संख्या फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर आप काल्पनिक को अलग देखना चाहते हो, वास्तविक को अलग देखना चाहते हो, तो बताइए जो केवल वास्तविक है या केवल काल्पनिक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। वास्तविक होगी तो साथ में सम्मिश्र रहेगी, काल्पनिक होगी तो भी सम्मिश्र रहेगी। ऐसी तो कोई प्राकृत संख्या है नहीं जो वास्तविक नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसी तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो पूर्णांक नहीं हो, ऐसा इंटीजर नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। समझ गए ना? लेकिन
ऐसे इंटीजर अवश्य हैं जो नेचुरल नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे इंटीजर अवश्य हैं जो नेचुरल नहीं होंगे। उल्टा सोचिए आप, ऐसी तो कोई परमीय संख्या नहीं है जो वास्तविक नहीं हो, पर ऐसी वास्तविक संख्या जरूर है जो परमीय नहीं हो। तो उल्टा समझ जाओगे आप। ऐसी तो कोई संख्या नहीं है जो सम्मिश्र नहीं हो, पर ऐसी सम्मिश्र संख्या तो है जो काल्पनिक नहीं हो अथवा वास्तविक नहीं हो। ऐसा तो हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं उनको क्या कहूंगा? विशुद्ध वास्तविक, यानी जो काल्पनिक नहीं है, केवल कैसी है? वास्तविक। सम्मिश्र तो तभी कहूंगा। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मैंने कहा नेचुरल, नेचुरल तो पूर्णांक तो तब भी कहूंगा, लेवल केवल नेचुरल, ऐसे पूर्णांक जो केवल नेचुरल हो, तो माइनस हट जाएगा, जीरो हट जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं वो सम्मिश्र संख्याएं जो केवल वास्तविक है, वो सम्मिश्र संख्याएं जो केवल काल्पनिक है, तो उनको मैं क्या कहूंगा? उनको कहूंगा विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक। शुद्ध कह सकता हूं, पर शुद्ध और विशुद्ध में अंतर है, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या अंतर है। जो विशुद्ध होता है वो ऐसे मानिए ISI मात्रा अर्थात प्रमाणिक, उसमें बिल्कुल भी अशुद्ध होने की संभावना समाप्त हो गई। 3 शब्द है आपके पास, शुद्ध, अशुद्ध, विशुद्ध। समझ लो, एक शब्द है आपके पास शुद्ध, एक शब्द है आपके पास विशुद्ध, एक शब्द है आपके पास अशुद्ध। क्या अंतर है तीनों में? ये जानते हो आप? शुद्ध लिखना आता है तुम्हें? पहले शुद्ध लिखना ही नहीं आता हुआ। यहाँ पर कैसे बनाए? द हलंत है, ध पूरा है, तो एक साथ कैसे लिखा होगा आपने इसे? शु द आधा लिया, समझना ध्यान से। द आधा टक की तरह हो जाता है, बस नीचे नहीं होता है, हाफ माना जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब ध पूरा है आपका, इसके बाद ध पूरा लिखोगे तो ध कैसे लिखोगे पूरा? ध तो पूरा है ना, तो ये ध तो पूरा बन गया ना यहाँ से यहाँ तक, द आधा रह गया यहाँ से यहाँ तक। जबकि स्टूडेंट को भ्रम होता है कि ये द वाला डंडा आ रहा है नीचे, है? ऐसा नहीं होता, द का है ये डंडा। ये इस प्रकार से बनता है ट जैसा, ये हाफ माना जाता है, द का हलन ऐसा नहीं होता है, ट नहीं होता। पर समझ में आ गया पूरी तरह से? अब चलो, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ध्यान दें। शुद्ध, विशुद्ध, अशुद्ध, 3 शब्द है यहाँ पर। तो शुद्ध, शुद्ध वो है जो आपने जहां से शुरू किया किसी वर्ग को, वहां से आप शुद्ध कर रहे हो उसे, वो शुद्ध है। उससे बैकग्राउंड आपको नहीं पता, उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता। मैंने आपसे दूध मंगाया, आपने दूध लिया, टंकी से दूध लिया और लेके मेरे पास तक आए, मैंने पूछा कैसा है? शुद्ध है। तो आपने कुछ नहीं किया ना उसके साथ, आपने क्या किया उसमें? शुद्ध है। लेकिन विशुद्ध कब होगा? विशुद्ध तब होगा जब उसकी आप 100% गारंटी दे सकते हो, स्वप्रमाणित, स्वयं ने तुम्हें प्रमाण, अर्थात तुम खुद ही उसका प्रमाण दे सकते हो। उसके प्रमाण के लिए तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता है, तो वो शुद्ध, विशुद्ध नहीं। कैसा है? शुद्ध है। तुम्हें आवश्यकता दुनिया की पड़ जाएगी, आप कहोगे दुनिया से पूछना पड़ेगा, मैं कहूंगा ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें मिलावट तो नहीं है, ये तो दुनिया से पूछना पड़ेगा। तो फिर वो शुद्ध था, कब तक शुद्ध था? तुम्हारे नजर में शुद्ध था, तुमने कुछ मिलावट नहीं, लेकिन विशुद्ध नहीं था। विशुद्ध होता तो स्वप्रमाणित होता, अर्थात आप 100% उसकी गारंटी ले सकते हैं। समझ गए ना? तो वो होता है विशुद्ध। तो मैं विशुद्ध की बात कर रहा हूं, तो जिसका संदेह नहीं है शुद्ध होने में, जिसके शुद्ध होने में कोई संदेह नहीं होता है, ऐसा समझो। ये सब छोड़ो, पूरा मैटर छोड़ो, एक ही बात समझ लो कि जिसके शुद्ध होने में कोई संदेह नहीं होता उसे कहते हैं विशुद्ध। अशुद्ध तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, अशुद्ध तो उसका अपोजिट है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। विशुद्ध और शुद्ध का तो तालमेल है, अशुद्ध तो उसका अपोजिट है। ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है।
विशुद्ध है वो शुद्ध की सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर होगी बात? इससे शुद्ध फिर हो नहीं सकता 100%। तो मैं बात कर रहा हूं विशुद्ध वास्तविक एवं विशुद्ध काल्पनिक संख्याओं की। तो जिस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग शून्य हो जाए, कौन सा भाग? काल्पनिक भाग शून्य हो जाए, उसे कहते हैं विशुद्ध वास्तविक। और जिसका वास्तविक भाग शून्य हो जाए उसे कहते हैं विशुद्ध काल्पनिक। समझ में आ रही है बात? हटा दूं इसे? चलो बता देता हूं। अब समझिए ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया कि जिसका काल्पनिक भाग शून्य हो जाए, तो एक सम्मिश्र संख्या z से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2, बस लिख दिया मैंने। सम्मिश्र संख्या तो है, मैंने आपको बताया था मैं जो भी संख्या लिखूंगा वो सम्मिश्र तो होगी। लेकिन बताइए ये विशुद्ध वास्तविक है अथवा नहीं? क्या परिभाषा बताइए आपको जिसका काल्पनिक भाग शून्य होना चाहिए? तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? काल्पनिक भाग कौन है? आयोटा कोई भाग नहीं है, आयोटा कोई भाग नहीं है। आयोटा तो ये व्यक्त करता है काल्पनिक भाग का मान ये है, बी है काल्पनिक भाग की वैल्यू, ए है वास्तविक भाग की वैल्यू। आयोटा का गुणांक काल्पनिक भाग को व्यक्त करता है, वो है काल्पनिक भाग का मान। आयोटा नहीं है, आयोटा तो सिंबल है। और सिंबल क्या करेगा बेचारा? सिंबल तो केवल बता देगा, संकेत है। समझ गए ना? कार्य तो कौन करेंगी? संख्याएं करेंगी जो वास्तविक होंगी वहां पर। तो फिर 0 हो गया काल्पनिक भाग का मान। तो ये कैसी है? विशुद्ध वास्तविक। अब फिर मैं एक उदाहरण लिखा हूं आपके लिए। मैंने सम्मिश्र संख्या z एकल माना है, मैंने यहां पर लिख दिया √-3। पहले आप उस सिस्टम में ले जाए, इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे ही तो लिख सकते हो। अब बताइए इसको फिर मानक रूप में कैसे लिख सकते हो? कंफर्म? इसका वास्तविक भाग क्या है? शून्य, जो दिखता नहीं। तो क्या है फिर? शून्य। ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। x का गुणांक क्या है? 1। ये भी तो नहीं दिख रहा है? तो गुणांक तो 1 होता है, परंतु संख्या पद ही नहीं दिखे तब 0 होता है। समझ में आ गई बात? तो विशुद्ध वास्तविक और विशुद्ध काल्पनिक ये होगा। अब मैं एक सम्मिश्र संख्या और लिखूंगा, अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, बताइए विशुद्ध वास्तविक है अथवा विशुद्ध काल्पनिक है? विशुद्ध वास्तविक है अथवा विशुद्ध काल्पनिक है? आंसर हमेशा धैर्य के साथ देना चाहिए। अगर आपका धैर्य जवाब दे गया तो आंसर गलत आएगा। धैर्य रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो? पहले तो लिखो मानक रूप में, तभी तो पता चलेगा। मानक रूप में लिखोगे। फिर मैंने यहाँ पर देखा था कि काल्पनिक भाग शून्य हुआ है, बी है ना काल्पनिक भाग का मान। काल्पनिक भाग शून्य हुआ है, वास्तविक भाग क्या हुआ है इससे तो लेना देना नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन काल्पनिक भाग शून्य हुआ है, यही बात मैंने बोली है। मैंने वास्तविक भाग के बारे में तो बताया नहीं ना। जब आपको विशुद्ध काल्पनिक की जानकारी दी तब वास्तविक भाग के बारे में नहीं बोला, केवल काल्पनिक भाग शून्य होना चाहिए। गणित में 2 प्रकार के प्रतिबंध है, पर्याप्त और आवश्यक। तो मैंने केवल नेसेसरी कंडीशन बताई है, ये तो बताया नहीं क्या हो सकता है। वास्तविक भाग तो कुछ भी हो सकता है, तो 0 भी तो हो सकता है। क्यों? 0 भी तो वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक भाग शून्य होने से वो वास्तविक कहलाती है, विशुद्ध वास्तविक कहलाती है। और काल्पनिक भाग वो वास्तविक भाग शून्य होने से विशुद्ध काल्पनिक कहलाती है। अब बताइए दोनों ही भाग शून्य हो गए, अब क्या कहें? विशुद्ध वास्तविक भी कहेंगे, विशुद्ध काल्पनिक भी कहेंगे। क्यों? 0 ऐसी संख्या है जो विशुद्ध वास्तविक भी होती है और विशुद्ध काल्पनिक। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि विशुद्ध वास्तविक संख्याएं बताइए, तो आप बता दोगे जिसका काल्पनिक भाग शून्य है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है विशुद्ध काल्पनिक बताइए, तो वास्तविक भाग शून्य। परंतु आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि वो सम्मिश्र संख्या बताइए जो विशुद्ध वास्तविक भी है, विशुद्ध काल्पनिक भी है, तो केवल एक ही होती है ऐसी संख्या। वो कौन होती है? शून्य। कंफर्म हो गई आपकी बात?
तो सम्य संख्या की जानकारी मिल गई। अभी मैंने सम्य संख्या के बारे में कुछ नहीं समझाया आपको, केवल ये बताया है कि सम्य संख्या क्या है, जो अपना चैप्टर है उसका मतलब क्या है, पर कुछ भी समझाया ही नहीं है मैंने अभी। ना तो इनके गुणधर्म बताए, ना आगे अभी मैं चैप्टर के अंतर्गत गया हूँ, केवल ये बताया है कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है या आवश्यकता हुई उसके अनुसार हमने अपने नंबर सिस्टम को इंक्रीज किया, उसको आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आई थी अस्तित्व में, क्या आपको पता है सबसे पहले कौन सी संख्याएं आई थी अस्तित्व में? नेचुरल नंबर। क्यों? व्यक्ति सबसे पहले गिनने का काम ही तो करता था। कौन से स्कूल में जाता था? जब आदिवासी लोग रहते थे जंगल में तो वो कौन से विद्यालय में जाते थे? वो तो कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, खाना पकाना जानते नहीं थे, कपड़े पहनना जानते नहीं। तो बताओ वो कहीं स्कूलों में जाते थे पढ़ने? कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो, लेकिन गिनना जानते थे। उनके बच्चे जितने भी थे उनमें से अगर एक भी गायब हो गया तो वो पता लगा लेते थे तो बच्चा कहाँ गया, कम क्यों पड़ गया। तो बताओ कौन सी संख्या का ज्ञान था उसे? उनके पास क्या है, भाले और तीर रहते थे, एक भी भाला कम हो गया एक भी तीर कम हो गया उनके तुड़ीर में तो पता लगा लेते थे। और ये भी उन्हें पता था कि आज मैंने 20 बाण रखे हुए हैं तुड़ीर के अंतर्गत, पता था उसे है। तो कैसे पता था? वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, गिनना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि गिनने का ज्ञान स्वाभाविक है, किसी ने सिखाया नहीं, नेचर से मिला, प्रकृति से मिला, इसीलिए तो उन्हें स्वाभाविक संख्याएं कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त हुई है। नेचुरल नंबर्स कहते हैं जो मनुष्य स्वभाव से ही सीख जाए, पशु भी जान जाए, जिन्हें पशु भी जानता है ना, नहीं जानता। आप किसी पशु के 3 बच्चे एक गायब कर दो, पता लगा लेगा कि नहीं लगा लेगा? लगा लेगा? नहीं लगाएगा? तो बताओ कौन से स्कूल में पढ़ने गया जो पता लगा लिया उसको? क्योंकि ये स्वाभाविक संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए। तो सबसे पहले वही अस्तित्व में आई थी, लेकिन फिर आगे आवश्यकता हुई, ऐसा भी हो गया कि सबके सब बाण तूणी से समाप्त हो गए। अब वो देख रहा है कि तूणी में कुछ नहीं रहा। पूछा गया उससे कि भाई कितने बाण है तेरे पास? एक भी नहीं है। अब इसके लिए कोई नोटेशन होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए कि नहीं? जब 1 है तब तो लिख दिया 1, 2 है तब लिख दिया 2, 5 है तब लिख दिया 5, लेकिन अब एक भी नहीं है। तो जो हिंदी में होता है कुछ भी नहीं, उसी के लिए एक सिंबल है जीरो। जीरो केवल इसके लिए सिंबल है, कुछ नहीं। जो हिंदी में कुछ नहीं हुआ आपकी भाषा में, कुछ नहीं तो कौन है, उसका सिंबल है जीरो। समझ गए ना? तब एक सिंबल लिया गया, आवश्यकता हुई, फिर उसके बाद आवश्यकता हुई ऋणात्मक की, जैसे मैंने अभी बताया। ऐसे अपने बीजीय समीकरण थे जिनके मूल ऋणात्मक हो रहे, अब हम देखते रह जाते, क्योंकि उस वक्त हम जानते तो कुछ नहीं थे। x = -1 आ जाता, हम कहते भाई ये क्या है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं अस्तित्व में नहीं थी। तो फिर आवश्यकता के अनुसार ऋणात्मक संख्याएं अस्तित्व में आ गई तो हम जानने लग गए। लेकिन 10th क्लास तक आप ऐसे समीकरणों के लिए भी मोहताज थे। क्यों? x की वैल्यू ऐसी आ गई, आप केवल ये कह पाए कि मूल काल्पनिक है, हम इन्हें फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। अब किसी प्रकार के मूल आ जाए कोई टेंशन नहीं। तो सम्मिश्र संख्या की जानकारी आपको हो गई। तो आज का जो चैप्टर था सम्मिश्र संख्या है, उसमें केवल हमारा उद्देश्य यही था कि आपको सम्मिश्र संख्याओं की जानकारी दी जाए, चैप्टर के बारे में बताया जाए कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है। कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर के अंतर्गत जाएंगे तब वहां पर देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं पर भी गुणधर्म लागू होंगे। आपने नेचुरल नंबर पढ़े और नंबर पढ़े तो गुणधर्म की इनकी प्रॉपर्टी देखी, आपने उन पर देखा योग, अंतर, गुणन, भाग, ये संक्रियाएं देखी। फिर अलग अलग संक्रियाओं के आपने प्रॉपर्टीज देखे, क्रमन्वय नियम, साचर नियम, बंटन नियम है। फिर आपने योज तस्मक देखा, उनके लिए प्रतिलोम देखा, विक्रम, ये सब बातें इन पर भी लागू होंगी, तो इनको समझेंगे। आज के लिए अपनी यही जानकारी थी कि सम्मिश्र संख्या क्या है। आपकी समझ में आ गया? नहीं आया है तो आप बता सकते हो, फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को यही विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।